नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे नोएडा में हुए हादसे को लेकर। नोएडा में जिस तरह से हादसा हुआ, एक सोसाइटी में बाउंड्री वॉल गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिर एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट 4 जिंदगियां चढ़ गई हैं। नोएडा की सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के सेक्टर 21 में एक दीवार गिर जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा चुका है और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो वहीं पर डीएम जो है नोएडा के सुहास अलवाई, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। तो देखिए, 4 जिंदगियां जो है वो इस पूरे हादसे में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार ढह गई है। 4 लोगों की मौत की खबर नोएडा से सामने आ रही है और जो दीवार बनवा रही थी वो गिर गई है। ठेकेदार की और नोएडा अथॉरिटी की साठगांठ एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। मौके पर घटिया निर्माण के चलते अचानक से दीवार गिर गई, जिसके बाद से वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 4 की जान चली गई। तो कमीशनबाजी, विकास कार्यों में जो कमीशनबाजी हो रही है उसकी वजह से देखिए, भ्रष्टाचार की वजह से 4 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई है। और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया क्या आई है, सुनते हैं। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद खराब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी, वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। सुबह ये 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि वॉल जो है कोलैप्स कर गई है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो रश की। जो लोग दबे हुए थे उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो देखिए, कुल 13 मजदूर जो है वो इस नाले की सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये दीवार जो है वो ढह जाती है, जिसमें कि जो 4 मजदूर हैं वो उसमें दबकर उनकी मौत हो जाती है। और ये दर्दनाक हादसा एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी का जो भ्रष्टाचार है वो खुलकर सामने आ गया है। और ठेकेदार से साठगांठ जो है विकास कार्यों में जिस तरह से कमीशनबाजी होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसकी भेंट एक बार फिर से 4 जिंदगियां चढ़ गई हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ रिजवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पुष्पेंद्र, मृतक के भाई संजीव, वो नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम जी, आप ही के पास आते हैं। ठीक है, शबनम जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन मनीष जी आपके पास आते हैं। एक बार फिर से देखिए, भ्रष्टाचार की जो भेंट है, 4 जिंदगियां चढ़ गई हैं, आखिर कब तक ये चलेगा मनीष जी? देखिए, यह सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, यह बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इसकी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा देखिए कि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर थे उनको बेहतर सुविधाओं का देने का वादा किया था और इस सरकार ने बरसात के पूर्व में कोई ऐसी तैयारी नहीं किया
कि जिससे शहरों में जो आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण अंचलों में जब आप देखेंगे बरसात के समय में, अभी कुछ दिन पहले पूर्वांचल से लेकर के मध्यांचल तक जब आप देखेंगे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें कच्चे मकान के गिरने के बाद से लोगों की जानें गई हैं। मैं सबसे पहले तो शोक प्रकट करना चाहूँगा और उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनके परिवार के लोगों ने अपने परिवार के मालिक को खोया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आज के समय में वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक हमारे देश के मजदूरों के साथ खेलती रहेगी, कब तक उन मजदूरों के प्रति जो अन्याय का रवैया है, कब तक उन मजदूरों के प्रति जो अन्याय सरकार करती है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति में है कि मजदूरों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है, इसलिए कि मजदूर उनके कहीं से भी वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप तो देने का काम करती है लेकिन उनके जीवन के बारे में नहीं सोचती है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं अपने नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने किसानों के लिए किसान पेंशन बीमा योजना का शुरुआत उन्होंने किया था। उसके बाद से किसानों को दुर्घटना बीमा श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, वकीलों को दुर्घटना बीमा दिया था, मजदूरों को दुर्घटना बीमा दिया था। लेकिन आप पूछिएगा इस सरकार से कि क्या यह सरकार जो भूमिहीन मजदूर है, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है कि मजदूरों की जो संख्या है उसमें 99% ऐसे मजदूर मजदूरी करने के लिए पलायन करके जाते हैं। और मुझे तो कहने में बहुत दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी जो योगी आदित्यनाथ ढिढोरा पीटते थे कि हम उत्तर प्रदेश में पलायन रोकेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज के समय में भी बहुत बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। और दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि 99% ऐसे मजदूर हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास खेत जोतने के लिए जमीनें नहीं है, उनके पास कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मजदूरों के बारे में इतनी संवेदनहीनता क्यों है इनके मन में, इसलिए कि उनको योगी आदित्यनाथ जी को सामने आकर के ये बात कहना चाहिए था कि मैं मजदूर भाइयों के लिए जो भी हो सकेगा, आज से मैं कहता हूं कि दुर्घटना बीमा, मैं मजदूर दुर्घटना बीमा का अनाउंसमेंट मैं करता हूं। हमारे नेता ने किया श्री अखिलेश यादव जी ने कि अब किसान दुर्घटना बीमा दिया, वकील दुर्घटना बीमा दिया, मजदूर दुर्घटना दी, लेकिन योगी सरकार ने पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए आज किसी तरह की समाज में जो भी कमजोर वर्ग है सबकी जो दुर्घटनाएं बीमा थी उनको रोक करके योगी सरकार ने अपनी संवेदनहीनता दिखाई है। ठीक है, आसिफ रिजवी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं आसिफ जी। ये एक बहुत गंभीर विषय है। शासन प्रशासन का लगातार गलत ठेकेदारों के साथ मिलकर बेईमानी करना और सरकार में बैठे हुए लोगों का उसको इग्नोर करना। आप देख लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जल भराव की क्या समस्या रही। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी ठेके इस समय चल रहे हैं, जितने भी टेंडर पिछले 5 साल में हुए हैं, वो केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं हुआ है, लोगों की जानों को खतरे में डाल के सारा काम हुआ है। मुझे लगता है आपको याद होगा कि ये एक घटना, एक श्रीवास्तव जी ठेकेदार थे, 1 नंबर के ठेकेदार थे, उन्हीं ने जहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत के आए बनारस से, वहाँ उन्होंने जाके जो है सुसाइड कर ली थी, अपने आप को गोली मार ली थी। कादर साहब कि इतना ज़्यादा कमीशन मांगा जा रहा है कि हम काम गलत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी डिपार्टमेंट में जो टेंडर चल रहे हैं वो कोई सरकारी कार्य करने के लिए नहीं चल रहे हैं, वो मंत्रियों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को पैसा पहुंचाने के लिए चल रहा है। आप देख लीजिए जितने भी इवन ब्रिजेस बने हैं, क्या वजह थी कि उत्तर प्रदेश में सारे ब्रिज गिर गए, बनारस का ब्रिज गिर गया और स्टेट में का ब्रिज गिर गया, और जहाँ इतनी बड़ी घटना जिससे 4 लोग खत्म हो गए। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीर होकर इस विषय पर कार्य करना चाहिए और जितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे हादसे में। पुष्पेंद्र एक शख्स है, उनकी भी इस हादसे में जान चली गई है और उनके भाई हैं संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ पूरी जो घटना हुई थी वो क्या हुई थी और उसके बाद से क्या जो कार्रवाई हुई है, क्या जो ऐलान हुए हैं उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं संजीव जी? जी सर, मैं आपको बताऊं, जब हमारे लड़के 9 बजे आए थे काम पे, तो लड़के हमारे 9 बजे आए थे काम पे, तो हमने पहले सूचित किया था, जो हमने बताई थी उन्हें कि मैंने सर इस तरह से इनकी दीवार ये गिराव उठाड़ी है, ये मुझे लगता है किसी को दाव मारेगी ये।
ये मुझे इसके ढंग अच्छे नहीं लगते। फिर उन्होंने ऊपर से सरकारी बिल्डर हैं जो सरकारी काम करने वाले, जो इनका काम ले रखा है, तो इन्होंने मुझसे हमारे लेबर वालों से कही कि आप काम करो, जिम्मेदारी हमारी है, कुछ नहीं होगा, आप काम करो यहाँ पर। तो सबसे बड़ा मेरा भाई था। आपने ये किसको बोला था संजीव जी कि ये दीवार जो है इस तरह से दिख रही है कि ये दीवार गिर सकती है, उसके बावजूद भी आपकी बात को सुना नहीं गया? जी मैंने सर, अब मैं बताऊं आपके लिए, मैंने ठेकेदार के लिए बताई थी जिसने ये टेंडर लिया है। तो मैंने उन्हें बताई थी, मैंने कि दीवार किसी हादसे में अगर कोई भी चपेट मार सकता है। फिर भी लेबर से कही गई या तो काम करो तुम चुपचाप, तुम्हें कोई अगर होगा कुछ भी तो हम जिम्मेदार हैं इसके। जी ठीक है, शबनम जी आपके पास आते हैं। देखिए जी, हमारे 12 लड़के थे टोटल। 12 लड़के थे, 5 लड़के अंदर थे, मतलब 5 लड़के अंदर जो काम कर रहे थे, वो उनमें से जो है वो 4 लोगों की जो है जान चली गई है संजीव। ठीक है, शबनम जी आपके पास आते हैं। आपने सुना कि किस तरह से देखिए शिकायत की गई थी, आज ये अंदेशा भी जताया गया था कि ये दीवार जो है वो काफ़ी जर्जर कंडीशन में है, उसके बावजूद भी ये कहा गया कि आप काम करिए। तो आखिर सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब? देखिए हादसा हो जाता है, उसके बाद से तमाम ऐलान होते हैं कि देखिए जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर कौन जवाब देगा? शबनम जी देखिए, सबसे पहले तो जिन 4 परिवार के मुखियाओं का जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका देहांत हुआ, उन परिवार के साथ, शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है, मेरी पार्टी की, मेरी सरकार की। और देखिए निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और अगर जैसा संजीव जी कहते हैं कि ठेकेदार के संज्ञान में लिया गया, उसके बावजूद ठेकेदार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जांच का विषय है। अगर इस तरीके की बात हुई है तो ठेकेदार पे कार्रवाई होगी। कोई भी ठेकेदार सरकारी नहीं होता है, जब टेंडर होता है जो टेंडर में सबसे लोएस्ट लेता है उसी को ठेका मिलता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि कोई सरकारी ठेकेदार नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन सब कराते हैं, लेकिन टेंडर होता है किसी भी कार्य के लिए और उसके तहत ही उन्हें कार्य आवंटित किया जाता है। लेकिन अगर अपने कार्य को करने में कोई नकारापन दिखाता है, लापरवाही दिखाता है, तो निश्चित तौर पे उस फर्म को भी निरस्त किया जाएगा और साथ साथ उस ठेकेदार पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी सरकारी विभाग इस तरह की लापरवाही को नहीं बरतता है। हमारे शासन प्रशासन वहाँ पे बहुत चुस्ती के साथ पहुँचते हैं। जो हमारे और मजदूर भाई हैं, उन जो दबे थे उन्हें बाहर निकाला गया और घायल मजदूर भाइयों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। अभी हमारे विपक्षी पार्टी के कुछ नेता बता रहे थे हम ये पेंशन दिए, हम वो पेंशन दिए, हमने ये भत्ता दिया, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और जनता भी जानती है कि किस तरीके से बेरोजगारी भत्ता में भी बंदरबाट हुआ, समाजवादी पेंशन दिया गया तो उसमें कितनी लापरवाही और घोटाला किया गया। यहाँ तक राशन कार्ड में मिलने वाले अनाज तक पे पिछली जो सरकारें थी सपा की, उन्होंने क्या घोटाले किए। तो ये बंदरबाट का जो राज चलता था उसको हमने खत्म किया। हमने निष्पक्षता के साथ जितने भी मजदूर भाई हैं उनको आर्थिक मदद के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान योजना के तहत हम उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। सरकार हर तरीके से, चाहे प्रशिक्षण देना हो, चाहे कौशल विकास प्रशिक्षण देके करना हो, चाहे आर्थिक मदद करना हो, चाहे खाद्यान्न की मदद करना हो, आयुष्मान भारत के तहत उन्हें इलाज की सुविधा देना। सभा के साथ एक बात कहना चाहूंगा, सरकार ने तत्परता के साथ काम किया है क्या कहना चाहती है? और यही वजह है कि इस तरह की जब घटना भी होती है तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करती है। शबनम जी, जीरो टॉलरेंस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आसिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आसिफ जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी हुई है और गए हुए जो है 5.5 साल हो चुके हैं। अब आप सत्ता में हैं। समाजवादी पार्टी में अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होगा और आपको भ्रष्टाचार करने दिया जाए?
आप बताइए कि लखनऊ के अंदर एक आदमी ने पिकअप भवन में घुसकर सुसाइड करी है, कहते हुए साथ सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वजह से सरकारी टेंडर में प्रॉब्लम हो रही है। बनारस के अंदर श्रीवास्तव ने जो है वो आत्महत्या करी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ब्रिज टूट गए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी भी नहीं जो रोड बनी वो गिर गई, और आप कह रहे हैं साहब क्या एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा मैं पूछना चाहता हूँ, उस जेई के खिलाफ, उस इंजीनियर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ खड़े होकर देखे कि काम कैसा चल रहा है, और कब होगा। 4 लोगों की जान चली गई है और आप बता रहे हैं एक्शन होगा। आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, उस जेई के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, एई के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इंजीनियर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, अभी तक क्या एक्शन लिया ये बताइए। शबनम जी जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप फिर वही घुमा फिरा के। ठीक है आसिफ जी प्लीज सुनते हैं सर, जवाब ले लेते हैं लगातार। मैं ये बात ठीक है सर, आसिफ जी जवाब ले लेते हैं सर, सुनते हैं। एक ठेकेदार की हत्या कराई जबकि वो वहाँ का कप्तान था। जी वापस आएंगे आसिफ जी आपके पास, सुनते हैं सर आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं सुनना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें जवाब वही मिलेगा जो जनता देख रही है। जनता देख रही है कि जिस मुस्तैदी के साथ ये सरकार सभी वर्गों के साथ खड़ी है और जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज तक किसी ने ये उंगली नहीं उठाया कि किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्रवाई की गई हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा माफिया हो, IAS ऑफिसर हो, अधिकारी हो, ठेकेदार हो। जिसने भी लापरवाही की उस पर हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, और पिछले 5 साल और अभी के 1 साल में तमाम ऐसे नौकरशाह भी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। पर अगर ये कहते हैं कि जो सपा की बसपा की या कांग्रेस की सरकार है उसकी चर्चा न की जाए, तो देखिए उनकी चर्चा भी होगी, क्योंकि जनता जब वोट देने जाती है तो यही कंपेयर करती है, यही देखती है कि उनकी जो सरकारें थी, उन जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं पर वो परिवार तंत्र को पनपा रहे थे, ऐसे लोगों की सरकार और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है। इसी अंतर को देखकर जनता ने हमें 27 साल बाद फिर से वोट दिया और हम जीतकर सत्ता में आए। तो इस बात का रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। आप अपने मुंह मियां मिट्टू कितने भी हो जाए, पर आपकी पॉलिसीज कभी भी जनता तक नहीं पहुंचती थी, और शायद यही वजह है कि जनता बस केवल सुनती थी। किसान आत्महत्या करते दिखते थे, कोई भी ऐसा जिला या कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं था जहां किसान आत्महत्या नहीं करते थे। ये सारे आप लोगों के कार्यकाल का वक्त था। मजदूरों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिला करती थी, मजदूरों को किसी तरीके का प्रशिक्षण नहीं मिला करता था, कोई रोजगार नहीं मिला करता था। आज हमारी सरकार इन सब चीजों का प्रबंध कर रही है, और यही वजह है कि हर आपकी सरकार पार्लियामेंट में जवाब देने के रोजगार पहले से कम हो चुका है। तो पार्लियामेंट में जवाब दिया वो गलत है, क्योंकि तो आप चैनल में बैठ के बोल रही हैं वो गलत है। आप डिसाइड कर लीजिए कौन सही कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड MP जो पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं वो सही है, जो आप कह रही हैं वो सही है। चाहते हैं पर कहीं भी ये भ्रष्टाचार पाने में कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ हो, लेकिन सरकार की कार्रवाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। और इस घटना में भी, इस दुर्घटना में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ क्या हो रही है बताइए। लगा हुआ है। बताइए जिस इंजीनियर की जिम्मेदारी थी क्या उसको अभी तक सस्पेंड करा, चाहे वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा के उसको जेल भेजा, कोई क्या वहाँ के एई को जेल भेजा, क्या वहाँ के जेई को जेल भेजा, जिनकी भी संलिप्तता होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ अभी तक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। देखिए एक सेकंड मनीष जी, आसिफ जी ठीक है आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी देखिए ये शबनम जी का कहना है कि देखिए इस पूरे मामले में ठेकेदार पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार सरकारी नहीं होते हैं, लेकिन ठेकेदारी में किस तरह का खेल होता है ये सब जानते हैं। ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आसिफ जी ने जिस तरह से सवाल पूछा है उस पर कोई जवाब अभी तक शबनम जी का नहीं है। नहीं, पहले इस बात को समझिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, और उन्हें पता ही नहीं है कि सत्ता में कैसे कार्य होता है। केवल ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो यही है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है आसिफ जी, यही है उसकी भी। ठीक है आसिफ जी, मनीष जी बोलिए। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप बोलिए मनीष जी। आसिफ जी, शबनम जी आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। एक महिला होकर के जब उत्तर प्रदेश में NCRB की रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश
जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हुई हैं। आपको इस बात पर भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे घोटालों पर आप बहुत चर्चा कर रही थी। अभी आपके यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिस तरह से लेटरबाजी हुई और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन से दौड़ा हुआ, सरकार को बचाने के लिए, मिनिस्टर को बचाने के लिए अधिकारियों पर गाज गिराया गया और मिनिस्टर बैठ करके ट्रांसफर और पोस्टिंग में कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, आपको नहीं पता है? अभी कुछ बात पहले की बात है। दूसरी बात, और आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत घोटाले हुए। 5.5 बरस से क्या कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ घोटाले हुए तो 5.5 बरस से आप क्या कर रहे हैं? सरकार में आप हैं, जवाबदेही आपकी है और जिम्मेदारी भी आपकी है। और शबनम जी, टेलीविजन पर बोलते समय मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि हमको और आपको जनता सुनती है और जनता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए हम जो बोलते हैं वो जनता हम पर विश्वास करती है, हमारी पार्टी एक भरोसा करती है, हमारी पार्टी एक उम्मीद करती है। इसलिए शबनम जी, जब हम कोई बात कहते हैं पब्लिक फ्लोर पर, पब्लिक के बीच में कहते हैं, तो पब्लिक डोमेन में वो बात जाता है। आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 2014 में कि हम हिंदुस्तान में 200 स्मार्ट सिटी का चयन करेंगे। नोएडा किसने बसाया? ग्रेटर नोएडा किसने बसाया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बसाया? क्या उत्तर प्रदेश के पास इतनी वर्ल्ड क्लास की सिटी अगर किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है कि आज दुनिया के लोग दिल्ली में आते हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जाते हैं। और गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश का धरोहर है हमारा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद, जो हमारा बहुत ही व्यवसायिक रूप से हमारा ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको भी छीनना चाहते हैं, कहते हैं कि इसको दिल्ली में शामिल कर लिया जाए। हम दिल्ली में नहीं शामिल होने देंगे। दिल्ली में हम अपने शहर को क्यों देंगे? हम नहीं देंगे दिल्ली में अपने शहर को। और सुन लीजिए शबनम जी, आपको इस बात पर भी सोचना चाहिए कि नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, चाहे अहमदाबाद हुआ, चाहे बंबई हुआ, कोई भी शहर हो, हमारे मजदूर आज भी देश भर में आंदोलन किसके लिए करते हैं? जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं। औने पौने दाम पर अडानी को आप जल, जंगल और जमीन देते जा रहे हैं, बंदरगाह देते जा रहे हैं, जंगल देते जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप? क्यों दे रही हैं आप? आपके प्रधानमंत्री से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों दे रहे हैं गरीबों के हाथ में? जो गरीबों की संपत्ति है उसको क्यों आप औने पौने दामों पर दे रहे हैं? और शबनम जी, आप एक बात हमेशा कान खोल करके सुनिएगा, जब भी देश पर कोई भी विपत्ति आई है, कोई भी आपदा आई है, तो देश के मजदूरों ने, देश के किसानों ने, देश के जवानों ने देश को बचाने का काम किया है। ये ब्यूरोक्रेट्स और कारपोरेट्स नहीं बचाए हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं मनीष जी। थोड़ा समय आपसे, बस थोड़ा सा समय दूंगा। शबनम जी, आप कहती हैं कि 70 सालों में क्या हुआ? देश को आजादी कराने में जो हमारे पूर्वजों की महान योगदान थी, उसमें मजदूर भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे। और जिस चैनल पर हम बैठे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति की जो आजादी थी, लोकतंत्र में जो चौथा स्थान हमने मीडिया ग्रुप को दिया है, मीडिया समूहों को दिया है, ये हमारे पूर्वजों का दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया समूह के मुंह पर ताला लगाने का काम किया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आजाद किया। और यह आजाद करते हुए कहा कि चाहे हुक्मरान हो, चाहे मालिक हो, चाहे मेहतर हो, जो भी गलती करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में मीडिया के लोग लेकर के जाएं। जवाब ले लेते शबनम जी। देखिए, सबसे पहली बात कि बार बार जब से ये विपक्षी पार्टियां हारी है, हर बात पे आजादी की लड़ाई लाते हैं। आजादी की लड़ाई किसी एक परिवार ने या किसी एक समुदाय ने नहीं लड़ा है, पूरे भारत की जनता ने, हमारे सारे भारत के परिवार के पूर्वजों ने लड़ी है। और इस पर ये बार बार उसका ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। शबनम जी, देखिए ये मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा मनीष जी, ये मुद्दा नहीं है। शबनम जी, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ शबनम जी, शबनम जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं ना, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं आप, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, देखिए पहली बार नहीं है नोएडा अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये पहली बार नहीं है। पूरे नोएडा अथॉरिटी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी जांच कब करवाई जाएगी? क्या इस तरह के और हादसे होने का इंतजार किया जा रहा है?
शांतनु जी, सबसे पहले तो जो पार्टी इतनी भी शिष्टाचार नहीं जानती कि अगर किसी का पक्ष है अपना रखने का तो उस समय चुप रहे। मैं इन लोगों के बारे में चुप रही, पर ये अपने पार्टी के जो इनका कृत्य है, जिस तरीके का समाज के बीच करते हैं, वही चैनल पे भी करते दिखते हैं और आजादी के ठेकेदार बनते हैं। आजादी के ठेकेदार नहीं बनिए, आजादी में शामिल होकर के हमारे पूर्वजों ने जो हमें धरोहर दिया है, मनीष जी, बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, कल भी हम प्राणों की आहुति देने, आज भी हम आहुति देने के लिए मनीष जी मुद्दे पर आते हैं। ठीक है मनीष जी, मुद्दे पर आते हैं। मजदूरों और किसानों का जमीन कब्जा कराते रहे और आज बड़ा आजादी का जोश दिखा रहे हैं। असत्ता में रह के अगर ये जोश दिखाते हैं कि मजदूरों के लिए हम माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, हम आतंकियों का मुकदमा वापस नहीं लेंगे, तो समझ में आता कि हाँ आप लोग कहीं न कहीं देश के लिए, प्रदेश के लिए मरते हैं। आप लोग तो एक परिवार के लिए मरते दिखते हैं। शबनम जी को मत पढ़ाइए, शबनम जी के परिवार के बारे में जानिए। दोनों हमको आपके परिवार के बारे में जानने की कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों में दोस्ती है भारतीय जनता पार्टी में, और भ्रष्टाचार में दोनों में समाजवादी विचारधारा दिखाते हैं। और हम चले जनता सब कुछ मनीष जी प्लीज जवाब लेते हैं कि किस तरीके शबनम जी मुद्दे पर आइए ना प्लीज, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार का जो फैला हुआ है नोएडा अथॉरिटी में, जांच कब करवाई जाएगी? आखिर कब तक इंतजार किया जाएगा? इस तरह के और हादसे हो जाए तब उसके बाद करवाया जाएगा क्या? देखिए, नोएडा अथॉरिटी तत्परता के साथ जांच के कार्य में लग गई है और पुलिस प्रशासन ने भी साफ तौर पे डीएम भी वहां पहुंचे और सबने आश्वासन दिया है कि हम जांच कर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया दोषी ठेकेदार है, क्योंकि अगर मजदूरों के संपर्क में सबसे पहले कोई आता है ठेकेदार, और ठेकेदार को मजदूरों ने अगर ये बात कहा कि ये दीवार गिर सकती है, उसके बावजूद उसने कहीं न कहीं लापरवाही बरती है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम वो पार्टी नहीं कि माफिया ने जमीन कब्जा किया हम उसको संरक्षण दे दें। पंजाब तक संरक्षण देने वाली सरकार इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ठीक है, 4 मजदूर इस हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है ना वो घटनास्थल पर भी नहीं पहुंच पाते। काम कराता है। देखिए, जिन अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचना था उन्होंने पहुंचकर जायजा लिया है और इसकी जांच का कार्य हो रहा है। उनको इतना वक्त लग जाता है उनको वहां पर पहुंचने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी तक ने इसका संज्ञान लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि हम सबके साथ खड़े हैं और वो मजदूरों के मरने पर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री जी ने, ट्वीट किया है। शबनम जी, अरे मनीष जी प्लीज, अखिलेश जी गए क्या नोएडा? नहीं मनीष जी, अखिलेश जी गए क्या नोएडा? अखिलेश जी नोएडा गए क्या? नहीं मनीष जी, अरे ट्वीट तो आपकी पार्टी ने भी किया ना सर। अखिलेश जी नहीं गए ना नोएडा सर? विधानसभा नहीं जाने के लिए भी नहीं सर प्लीज मुद्दे पर। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का काम हो रहा था, सरकारी महकमे का काम हो रहा था, ये भारतीय समाजवादी पार्टी का काम। मैं यही सवाल उनसे पूछ रहा हूँ। काम हो रहा था, वो दीवार सरकार की बन रही थी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन 4 लोगों की मौत की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की नहीं बन रही थी, वहाँ नाली बन रहा था। पूरी घटना के बारे में जानकारी कर लीजिए मनीष जी, झूठ मूठ का उछलने से नहीं होता है। वहाँ दीवार नहीं बन रही थी, वहाँ नाली बन रही थी। वहाँ दीवार नहीं बन रही थी, वहाँ नाली बन रही थी और दीवार एक सोसाइटी की दीवार किसकी बन रही थी? देखिए ना तो वहाँ पर ये इस तरीके से बौखलाहट दिखाने से जनता जानती है सत्ता में रह के केवल चोरी और बेईमानी करते रहे, माफिया और आतंकवादियों के साथ रहे और चूहे की तरह से इधर इस बिल से निकलते उस बिल में घूमती है। आपने क्यों नहीं किया? आप कहते हो घोटाला हुआ, अरे आपके हाथ कहाँ बचे हुए? घोटाला हुआ, आपकी 5.5 वर्ष की सरकार क्या कर लिया? क्या कर लिया आपने? झूठ बोलते हैं आप।
उसका रिपोर्ट कार्ड हमें चुनाव में मिल गया। आपने जो कार्य किया उसका भी रिपोर्ट कार्ड चुनाव में आपको मिल चुका है। तो बहुत बौखलाहट दिखाने का नहीं है, मानती हूँ हार की हताशा से आप लोग निकले नहीं है। बड़ी बहन है आप, सबनम जी सुन लीजिए, 36 नहीं तो छोटे भाई को ये कह रही हूँ कि शिष्टाचार के साथ बात करिए और मुद्दे पे बात करिए, और जो सरकार कार्रवाई कर रही है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। सबनम जी, मैं अशिष्ट कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भी शिष्ट कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो ये नहीं सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की भाषा बोल रही है और किस तरह की बात बोल रही है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार के, तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार आज पूरी जनता देख रही है। और सुन लीजिए सबनम जी, मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे नेता पर भरोसा किया, जिन्होंने हमारे नेता पर विश्वास किया, और 36% वोट उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है। 125 हमारे विधायक जीत करके आए और 5 लाख वोट से हम बस आपसे पीछे रह गए। अगर आपने नहीं किया होता, परपंच नहीं किया होता, धोखा नहीं दिया होता, और जो ईवीएम से लेकर के और डीएम में जिस तरह से डीएम और ईवीएम की मेल मिलाप हुई, उससे हम सरकार नहीं बना पाए, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी बैठे होते। देखिए, आपकी बातों से आपकी कमजोरी साफ झलक रही है। अगर वोट मिल गया तो ईवीएम ठीक है, वोट नहीं मिला तो ईवीएम की गलती है। शबनम जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल देखिए, आपने ठेकेदार, आपने कहा कि ठेकेदार की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देखिए जो इस पूरे मामले में जो दीवार बनाई गई थी उसमें जो भी शामिल था, क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल। बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं गया? 4 मौतों की जिम्मेदार जो लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं जी, बताइए शबनम जी। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? मनीष जी को बताइए, जितने घरों पे बुलडोजर चढ़ा उनके घर पे आपके समय में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं तो जवाब दे रही हूँ, जो गरीबों के घरों पर उत्तर प्रदेश में सबनम जी, गरीबों के घरों पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। मनीष जी जवाब ले लेते हैं सर, उसके बाद आप बोलिए। दलितों पर, वंचितों पर, ठीक है आप बोलिएगा मनीष जी। पार्टी की सरकार में मनीष जी इसके बाद आप बोलिए, पहले जवाब ले लेते हैं सर, एक कर बोलिए प्लीज। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। मनीष जी प्लीज बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा जी। शबनम जी देखिए, सबसे पहले मैं मनीष जी को कह रही हूँ कि अगर बड़ी बहन कहते हैं तो क्या बड़ी बहन के साथ ऐसे गुंडों जैसा बर्ताव किया जाता है कि मैं बोल रही हूँ, ये बीच बीच में बोल रहे हैं? भाई आपके पार्टी का कुछ भी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा नहीं है। ठीक है मनीष जी, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है मनीष जी, अब प्लीज बोलने दीजिए। इसलिए गुंडा आप कहेंगी और गुंडे जैसा चरित्र कहेंगी। आपको जानकारी के लिए शबनम जी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई थाना नहीं बना है जिस पर मनीष सिंह के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। ठीक है शबनम जी, मुकदमे लिखवा देंगे। शबनम जी बताइए, क्या वो दीवार क्यों मुकदमे लिखवाएंगे? इनके मुख्यमंत्री में हैसियत नहीं है, इनके मुख्यमंत्री में ऑफिसात नहीं है कि हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दे। आसिफ जी मैं बता दूं कि मैं लड़ने वाला हूँ, मैं सोशलिस्ट वॉर फाइटर हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ, मुश्किल जाहिर और काहिल नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ने का काम करता हूँ। मेरे ऊपर ये लोग क्या मुकदमे लिखवाएंगे? मनीष जी एक गिलास पानी पी लीजिए। मनीष जी जवाब लेते हैं जी। शबनम जी बोलिए, शबनम जी बोलिए, शबनम जी बोलिए। मनीष जी प्लीज जवाब ले लेते हैं। आसिफ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आसिफ जी प्लीज, आसिफ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। शबनम जी बोलिए, क्या उन लोगों के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा जो दीवार बनाने में शामिल थे, जो इस भ्रष्टाचार की दीवार को खड़ा करने में शामिल थे? शांतनु जी, आप भी जानते हैं बुलडोजर किनके घर पे चलता है। वो अपराधी जिन्होंने सरकारी या निजी जमीन पर अतिक्रमण किया होता है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है। जिन्होंने अपने कार्यों में लापरवाही किया है, उनके कार्यों के अनुसार उन्हें सजा न्यायालय देती है, और निश्चित तौर पे कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो बख्शा जाएगा। तो हमारी सरकार में ठीक है आसिफ जी, ठीक है शबनम जी, ठीक है लोगों पे कार्रवाई किया है, ये जीरो टॉलरेंस का ही तो है। और जनता देख रही है। ठीक है आसिफ जी बोलिए, इनके अध्यक्ष तक बुलडोजर के खुश होते हैं। ठीक है आसिफ जी बोलिए। सुन लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने कहा था कि त्रिपाठी जी का हत्यारा मनीलाल पट्टीदार फरार आईपीएस, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तुरंत कार्रवाई होगी। आज तक नहीं पकड़ा गया, लाखों रुपए का इनामी हो गया है। रोज चैनल पे हम इस बात को उठाते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं कि बस
अब योगी जी ये कर देंगे, मोदी जी ये कर देंगे, आज तक तो उसको पकड़ा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन मंत्री, कौन नेता है मनीलाल पट्टीदार के पीछे कि त्रिपाठी जी की हत्या करने के बाद आज तक वो फरार है? जब एक फरार आईपीएस को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस की किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? जी ठीक है शबनम जी, क्या आपको आवाज आ रही है? पट्टीदार के पूछे दिए जवाब। मैं तो हर बार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता हूँ। ठीक है शबनम जी का ऑडियो ठीक करवाइए, उसके बाद जनता पार्टी उस हत्या में अभी तक चुप क्यों है? ठीक है मनीष जी। जी देखिए, हम बहुत राजनीतिक चर्चा करेंगे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो फिर जवाब भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जो मूल समस्या आसिफ जी जवाब लेंगे, ऑडियो ठीक हो जाने दीजिए। जो मूल समस्या है शांतनु जी, हमें उसे समझने की जरूरत है। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि 100 देश के बहुत पॉपुलर और बहुत ग्लैमरस लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी योजना के प्रचार प्रसार के लिए, प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आज वो ब्रांड एम्बेसडर कहाँ चले गए? एक भी ब्रांड एम्बेसडर जो आज तक प्रदूषण मुक्त भारत जो बनाने की कल्पना की गई थी आदरणीय मोदी जी के द्वारा, आज तक एक ब्रांड एम्बेसडर में किसी ने भी ये नहीं पूछा। उस समय बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे लोग, उस समय बहुत खुशियां जता रहे थे लोग कि हमें प्रधानमंत्री जी ने भारत में प्रदूषण मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्मार्ट सिटी का हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन ये पूरी बात है, ये बकवास बातें हैं जो धरातल से बहुत कोसों दूर हैं। मजदूर, जो जिन मजदूरों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज वो मजदूर के भाई, जो मृतक मजदूर का भाई यहाँ पे मौजूद था टेलीविजन पे, आपने सुना उनकी व्यथा को और उनकी बातों को आपने सुना। आप सोचिएगा, कभी विचार करिएगा कि जिसके पास खेत जोतने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भारत में 2022 तक सबको छत देने की बात कहते थे, सबको शौचालय देने की बात करते थे। आखिर ये कमजोर दीवारें क्यों गिर रही हैं? आज गांव में कच्ची मकानें क्यों कर रही हैं? आज दोनों के सवालों का जवाब मैं शबनम जी से चाहूंगा। सबसे पहले आसिफ जी ने जो सवाल पूछा है, शबनम जी क्या आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है जी, आप जवाब दीजिए। आसिफ जी ने जो सवाल किया उसके बाद मुझे आसिफ जी का सुनाई नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मेरा जो उन्होंने पूछा है कि मणिलाल पटीदार की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। जी, मनीलाल पट्टीदार जो आईपीएस था, जिसने पैसा वसूला व्यापारी त्रिपाठी जी से, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुरंत एक्शन होगा, आज तक फरार है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लाखों रुपए का इनामी है। भ्रष्टाचारी और अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा, लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं जो सत्ता में रहते थे तो भ्रष्टाचारियों को तो मनीलाल पट्टीदार भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है क्या, जो उसको बख्श दिया है? कार्रवाई होती थी तो ये लगातार मनीलाल पट्टीदार भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं या उनकी संरक्षण में, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? किया जा रहा है जब त्रिपाठी जी की हत्या करी है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। चले आते हैं त्रिपाठी, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, इनकी हत्या कर दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आप संयम रखिए, कार्रवाई थप्पर हो रही है और आप ये अरे भाई आपकी सरकार में हत्या हुई, आपके आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे से भटकिए मत प्लीज, मुद्दे पर बात कीजिए। शबनम जी, अरे मुद्दा तो यही है। आप बताइए, जब तक चैनल में बैठ के कह रही है ठेकेदार का काम होता है काम करवाना, काम करवाने की जिम्मेदारी होती है वहाँ के जेई की, वहाँ के ए की, वहाँ के इंजीनियर की। मुझे आज आप बताइए कि अभी तक वहाँ का जेई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, वहाँ का ए गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? 4 लोग की जान चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शबनम जी बताइए, वहाँ का इंजीनियर सस्पेंड हुआ, वहाँ का जेई सस्पेंड हुआ, वहाँ का ए सस्पेंड हुआ? शबनम जी, आप ये बताएंगे कि जो दीवार गिरी है उसके बगल में जो नाली का निर्माण हो रहा था उसकी लागत कुल कितनी है, कितने में वो दीवार बन रही थी, आप बताएंगे? देखिए पहले तो मैं आप दोनों को मैं बता दूं कि देखो वहां पर दीवार तो बन नहीं रही थी, दीवार वहां पर पहले से बनी हुई थी, बगल में नाली बन रही थी। ठीक है, नाली सफाई का काम हो रहा था। मनीष जी, नाली सफाई का काम हो रहा था और उसको साफ करने के लिए तमाम जो मजदूर है वो वहां पर उतरे हुए थे। ठीक है, और इसी दौरान ये जो दीवार बनी हुई थी, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी जो है उसके आसपास दीवार जो है वो घिरी हुई है। सुनिए ना सर। और उसके बाद ये जो दीवार है वो, उसमें जो मजदूर काम करने के लिए गए थे, नाली सफाई का काम कर रहे थे, और वहां पर जो दीवार गिर जाती है उसमें 9 मजदूर
जो है वो घायल हो गए, जबकि 4 की जान चली। ये पूरा मामला है। यहाँ पे वहाँ पर नाली का निर्माण नहीं हो रहा था, नाली की सफाई हो रही थी। नाली की सफाई और मरम्मत का दोनों काम हो रहा था। सफाई में वो दीवारें गिरी है, उसका बकायदा मरम्मत का काम दिया हो गया रहा था। उसके मरम्मत का पानी निकल नहीं रहा था, उसके मरम्मत का काम हो रहा था। और जिस एमडी प्रोजेक्ट कंपनी को यह काम मिला है, मैं वही बात पूछ रहा हूँ शबनम जी से, एमडी प्रोजेक्ट कंपनी को जो काम नोएडा अथॉरिटी ने दिया है, उसकी पूरी लागत कितनी है, कितने में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा था? शबनम जी, शांतनु जी, सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, प्रदेश में तमाम निर्माण कार्य हो रहे हो, तमाम ठेकेदारों और कंपनी को दिए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नाली सफाई का काम एमडी प्रोजेक्ट को जो मिला, भ्रष्टाचार चल रहा है, कीमत है, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी लूट में मगन है। अरे शबनम जी, आप हमारी बड़ी बहन है। आप भ्रष्टाचार करते थे तो आपको सब जगह भ्रष्टाचार नहीं शबनम जी, वो ये कह रहे कि मैं एक सीधा सा सवाल पूछा है, आप बहुत पढ़ी लिखी और योग्य हैं और मेरी बड़ी बहन है, आपके नजर में तो हम गुंडा और गुंडा पार्टी के हैं। सुन लीजिए ना शबनम जी, मैंने सीधा एक सवाल पूछा है कि जो एमडी प्रोजेक्ट को काम मिला था, जिस काम को नाली सफाई के लिए, वह उसकी पूरी लागत कितनी है, कितनी? उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि तमाम योजनाओं का वो आंकड़ा लेकर नहीं बैठती हैं। अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि राज्य में काम होगा और उसका आंकड़ा लेकर नहीं बैठेंगे, और जो ये आंखों से घड़ियाली आंसू बहाएंगे कि हम मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, मैं मजदूरों पर ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जिस तरह से सवाल उठाया कि देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो गरीबों को मकान देने की बात कही गई थी, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से देखिए लगातार पलायन हो रहा है मजदूरों का, इस पर भी आपने सवाल उठाया। वही सवाल उसी का जवाब लेते हैं शबनम जी से। जी देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में, जिस तरीके से गरीब जनता को आवास देना, गैस कनेक्शन देना, बिजली देना तमाम गाँव में 70 साल बाद, ये बहुत उत्तर प्रदेश में AK शर्मा ऊर्जा मिनिस्टर है, बाराबंकी में बिजली विभाग की जांच करने गए थे, टार्च जला करके उन्होंने रजिस्टर चेक किया। जिस मंत्री के जांच में लाइट चली जाए और लाइट न रहने पर टार्च जला करके, मोबाइल का टार्च जला करके विभागों की दिखाई देखने पड़े, इससे बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती है। गैस आपने कितनी सस्ती कर दी है पता है आपको? जिस तरीके से आप लोग डिबेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मछली बना के आप दोनों शोर मचा रहे हैं, ये बात। आसिफ जी प्लीज बोलने दीजिए। ठीक है, शबनम जी से जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब जो देने वाली है वो? जी शबनम जी बताइए। नहीं देखिए, चैनल के ऊपर बैठ के गलत बोल रही है, कैसे बोलने? अरे सर जवाब सुन लेते हैं ना कि क्या सरकार काम कर रही है। मनीष जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, ये बदतमीजी पे उतार हुआ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गैस के लिए बोलिए, गैस महंगी हो गई है, तो बोलो मेरी गैस महंगी हो गई है। ठीक है शबनम जी, नहीं तो शबनम जी आप देने तो आए नहीं है, बोलिए आप बोलिए। जी बोलिए। भाई बदतमीजी करना छोड़ दीजिए। हम लोग भाषण नहीं देते हैं, हम देश को एक करने के लिए चलते हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं हमारे नेता। इसीलिए सारे लोग जेल में बाहर हैं, इसीलिए आप लोग अरे आप देश के अंदर रहिए, हम देश के बाहर रह लेंगे, आप देश के अंदर रहिए। जितने लुटेरे चोर और बेईमान हैं वो देश के अंदर रहेंगे, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी वो देश के बाहर रहेंगे। हम सत्ता में रहे या न रहे, आपकी आंखें खोलने का हमेशा काम करते रहेंगे। कुर्बानी दी है देश के लिए, इसीलिए चाटुकारिता करते हैं सोनिया गांधी की। देश के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? शबनम जी ऐसी वैसी बातों से साथ घूमता था। आसिफ जी, मुकुल चौकसी को कौन भाई कहता था? मुकुल चौकसी को कौन भाई कहता था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो वीडियो है ना कि मेरे भाई मुकुल चौकसी जी बैठे हुए हैं, तभी भगा दिया मुकुल चौकसी को। अरे आसिफ जी, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं सर? आप मुद्दे पर आइए ना। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार पे बात की जा रही है ना सर, उस पर आप बोलिए ना सर। आपने एक सवाल रख लिया है, उसके बाद से आप अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं सर। गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
अरे सर मैं कह रहा हूँ नोएडा अथॉरिटी का जो भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की दीवार ढह गई है, 4 लोग उसमें दबकर मर गए हैं सर, उस पर आप सवाल करिए ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के पीछे नोएडा के सुन लीजिए, नोएडा के सारे प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार के पीछे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर मदद कर रही है, इसीलिए अभी तक वहाँ का जेल, वहाँ का नगर आयुक्त जेल नहीं दिया गया। अरे नगर आयुक्त के खिलाफ मुकदमा लिखो, जेल भेजो उसको, लेकिन ये भेजेगी नहीं, क्योंकि नगर आयुक्त महीने में पैसा पहुँचाता है। नहीं भेजना चाहते थे आप लोग, वो हैं जो आतंकियों को भी जेल नहीं भेजना चाहते थे। आतंकियों को कांधार छोड़ने हम गए थे, आतंकियों को छोड़ने कांधार हम गए थे। बहुत बड़ा क्षत्रिय शिरोमणि यशवंत सिंह ठाकुर शिरोमणि, बहुत बड़े यशवंत सिंह जी कांधार लेकर गए थे, हम गए थे, हाफिज सईद को छोड़ने हमारी पार्टी के लोग गए थे, कांधार में छोड़ने हमारी पार्टी के लोग गए थे। जो बेईमान और आतंकियों को पालना गठबंधन करने वाले लोग हमें बताएंगे, के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा? सीधे नगर आयुक्त जिम्मेदार है इसके लिए, जनता के सरकार नगर आयुक्त को बचा रही है। मैंने तो कहा कि वहाँ के इंजीनियर के खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, नगर आयुक्त के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, उसके खिलाफ जांच होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, आतंकियों के खिलाफ भी मुकदमा नहीं लिखते थे। ठीक कह रही हैं आप लोग तो आतंकियों के अरे मनीलाल पट्टीलाल को तो पकड़ नहीं पाए हैं, और आतंकियों के तो आपके पुराने रिश्ते हैं, आप ये बात मत करिए। पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे मोदी जी, अब आप परेशान हो, आपको जवाब नहीं है, तो आप इधर की उधर की बात कर रहे हो। आसिफ जी 2 शब्दों की बात कर रहा हूँ, नोएडा में 4 लोग मर गए हैं, अभी तक वहाँ के नगर आयुक्त के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा? बताइए मनीष जी, वो क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि हार की हताशा में आप जो है ना जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत फिट हो रही है। सपनम जी आप हमारी बहुत प्यारी बड़ी बहन है, और अगले रक्षाबंधन में वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप बड़ी बहनों का कितना आदर सम्मान कर रहे हैं, वो तो आपके बर्ताव से समझ आ रहा है। सबनम जी सुन लीजिए, चुनाव सुनिए, कांग्रेस के वाले साथी को बताइए, हम तो मजदूरों के लिए आंसू बहा रहे हैं, वो तो बटला उससे आंसू बहाते थे, आप आतंकियों का मुकदमा वापस लेते थे, आप दोनों का चेहरा मालूम है हमें। आपको चुनाव जिताया है सेवा करने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए? ठीक है आसिफ जी, आसिफ जी ठीक है आसिफ जी, ठीक है आसिफ जी, ठीक है प्लीज, ठीक है आसिफ जी, करते हैं और हम मजदूर किसान के साथ खड़े हैं। मनीष जी शांति से जवाब दीजिए प्लीज, क्यों नहीं करवाए? चिल्लाइए मत। आसिफ जी आपका सवाल हो गया सर, ठीक है आपका सवाल हो गया आसिफ जी। मनीष जी शांति से जवाब दीजिएगा जी। आप हमारी बहुत प्यारी बड़ी बहन हैं, और छोटे भाई की तरह से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांधार में जब आतंकी को छोड़ने हाफिज सईद को किसकी सरकार थी, और कौन विदेश मंत्री था जो छोड़ने कांधार लेकर के गया था? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब सुनने का पहले सबनम जी दूसरा मेरा सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती है। सबनम जी दूसरा मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, मजदूरों की चिंता करना सभी राजनीतिक पार्टियों का एक राजनीतिक जो चरित्र बन गया है, उस राजनीतिक चरित्र से आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। हम चिंता करते हैं, इसीलिए हमने मजदूरों के लिए मजदूर दुर्घटना बीमा हम लेकर के आए थे। उनके लिए हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से, जो महान समाजवादी नेता थे, उनके नाम पर हमने 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया हमने मुहैया कराया आवास बनाने के लिए। सुन लीजिए, ओहो सुनने अरे शांतनु जी, अब ये खुद भी इसमें बोल रही है, अब आपको भी धैर्य नहीं है। आपका सवाल हो गया मनीष जी, आप जवाब ले लेते हैं। हमारा सवाल अभी पूरा सुन लीजिए। वो समझ गई आपका सवाल क्या, समझ ही नहीं रही है, वो समझ गई आपका सवाल क्या है। लोग आज तक देश को नहीं समझ पाए, तो ये मनीष सिंह को कहां से समझेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक देश को नहीं समझ पाए, गरीबों को नहीं समझ पाए, मजदूरों को नहीं समझ पाए, छात्रों को नहीं समझ पाए, व्यापारियों को नहीं समझ पाए। एक व्यापारी को समझ पाए हैं जिनको इन्होंने दुनिया का दूसरे नंबर का धनी इंसान बना दिया है। आज सारे व्यापारी करा रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद भी जनता बार बार सत्ता में क्यों बिठा देती है सर? एक अडानी उसके बावजूद भी जो 2
207वें नंबर का धनी आदमी था, आज वो दुनिया में दूसरे नंबर का धनी बन गया। उसके बावजूद भी सत्ता, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की महान कृपा से अडानी आज दुनिया का दूसरे नंबर। ठीक है, तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता को भरोसा क्यों हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का? इन्हें बता दीजिए, दूसरे नंबर का होने पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बधाई की भी ट्विटर पे आया था बधाई, तो वो गर्व महसूस कर रहे हैं और ये गाली दे रहे हैं। तो यही तो अंतर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कुछ बोलते हैं और ये लोग बताइए ना मनीष जी, अखिलेश जी ने देखिए बधाई दी थी, अखिलेश जी ने ट्वीट कर बधाई दी थी जी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा राजनीतिक चरित्र है जिसको जो लोग समझते ही नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस ट्वीट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में देश के जो महान लोग हैं, काश उनकी भी जिंदगी में इस तरह का छलांग आता। आज दुनिया में आज 207 नंबर का धनी, कोविड महामारी में नौकरियां चली गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा था कि नौकरियां चली गई, लोगों की जिंदगियां बदहाल हो गई और एक आदमी 207वें नंबर से छलांग मार करके दुनिया दूसरे नंबर पे पहुंच गया। आखिर उसी तरह से हमारे भारत की महान जनता का भी उत्थान होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, देखिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द ही नोएडा अथॉरिटी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी सरकार जांच कराएगी और ये जो 4 जिंदगियां गई हैं इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।